हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। अध्याय 9 शीर्षकहीन। अनुवादक एकलस स्टूडियोज। संपादक एकलस स्टूडियोज। सुबह सुबह वीर ने पिछवाड़े में जंगली गोजातीय शक्ति का अभ्यास शुरू कर दिया। वाइल्ड बोवाइन माइट मार्शल आर्ट का एक वास्तविक रूप था। यह न केवल शरीर को विशेष रूप से आंतरिक रूप से संयमित कर सकता था, बल्कि इसमें तकनीक और चालें भी शामिल थीं। यह मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीकों का एक संयोजन था। वास्तव में वर्तमान में कई मार्शल आर्ट इसी तरह की मार्शल तकनीकों के साथ एकीकृत हैं। वीर ने जंगली गाय की शक्ति का संचार किया। उसका पूरा शरीर, खास तौर पर उसका आंतरिक शरीर, जंगली गायों की चीखों जैसी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। जंगली गाय की शक्ति के प्रभाव में उसके आंतरिक अंग और भी मजबूत हो गए। यह एक आंतरिक साधना तकनीक थी। सामान्य बाहरी साधना तकनीकों की तुलना में आंतरिक साधना तकनीकों वाली मार्शल आर्ट को काफ़ी अच्छा माना जाता था। बेशक वाइल्ड बोवाइन माइट को एक गहन मार्शल आर्ट नहीं माना जाता था। जंगली गोजातीय शक्ति का अभ्यास करने के बाद वीर ने अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए जीन सम्मेलन डिवाइस पैनल खोला। शारीरिक बनावट 8.46, ताकत 8.21, चपलता 6.56, कौशल बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल, जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे को समझना। आनुवंशिक सम्मेलन जंगली गोजातीय जीन 100% सम्मेलन पूर्ण सम्मेलन। आनुवंशिक क्षमता 6%। अरे, ऐसा लगता है कि मेरी काया और ताकत दोनों में सुधार हुआ है। वीर को अचानक कुछ असामान्य लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसका मूल शारीरिक माप 8.41 था, लेकिन अब यह 8.46 हो गया था। उसकी ताकत पहले 8.18 थी, लेकिन अब यह 8.21 हो गई थी। हालांकि यह वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी और वे केवल थोड़ी सी ही बढ़ी, लेकिन उनके जंगली गोजातीय जीन पहले ही विकसित हो चुके थे। उनके शरीर और ताकत में वृद्धि जंगली गोजातीय जीन के कारण नहीं होनी चाहिए। वीर ने सोचा, क्या यह हो सकता है कि वाइल्ड बोवाइन माइट ने मेरी काया और ताकत में सुधार किया हो? ये सही है, वाइल्ड बोवाइन माइट भी एक मार्शल आर्ट है और इसमें आंतरिक साधना विधियां भी हैं। तीसरे भाई, जल्दी से अंदर आ जाओ। झाओ परिवार से कोई यहाँ आया हुआ है। वीर ने तुरंत अभ्यास रोक दिया और अपने भाई के पीछे लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम में एक गंभीर माहौल था। सबसे आगे काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वीर समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिसने झाओ परिवार का नाम रोशन किया है, डोंगशेंग, अमानवीय विशेषज्ञ। डोंगशेंग की उपस्थिति से वीर को दबाव महसूस हुआ। वह समझ गया कि यह मामूली झगड़ा नहीं था। झाओ डोंगशेंग ने वीर की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे भतीजे को अपमान कर दिया। अब तुम्हारा पूरा परिवार इसके परिणाम भुगतेगा। वीर को भी यह बात पता थी कि अमानवीय विशेषज्ञों का परिवार किसी विशेष सुरक्षा के तहत होता है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि डोंगशेंग इतना दबंग होगा कि वह वीर के परिवार को बदले में खत्म करना चाहेगा। वीर को नहीं पता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। कानून अमानवीय विशेषज्ञों को कानून के समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त थे। नैतिकता अगर नैतिकता उपयोगी होती तो डोंगशेंग आज वीर के परिवार में नहीं आता। अमानवीय विशेषज्ञ झाओ डोंगशेंग का सामना करते हुए वीर को अचानक शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। ये पूर्ण शक्ति से उत्पन्न दबाव था। ऐसा लग रहा था कि इसने उसकी पिछली समझ को पूरी तरह पलट दिया है। ऐसी ताकत के सामने वीर और यहाँ तक कि पूरा उसका परिवार विरोध करने में असमर्थ था। हा डोंगशेंग, तुम बहुत दबंग हो। अचानक भारी माहौल में हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। दो व्यक्ति दरवाजे से अंदर घुसे। उनमें से एक थोड़ा कम उम्र का था और लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में एक व्यक्ति तेजी से वीर के पास आया। तीसरे भाई, बड़े भाई, पिताजी, माँ, क्या आप ठीक हैं? ये वीर का दूसरा भाई वीरान था। वह आखिरकार लौट आया था। दूसरा भाई, दूसरा बेटा, तुम अंततः वापस आ गए। श्रीमान और श्रीमती वीर ने राहत की सांस ली जब उन्होंने वीरान को वापस आते देखा। पिताजी, माँ, जनरल लॉन्ग भी यहाँ हैं। वीरान जल्दी से एक तरफ हट गया। उसके पीछे मेजर जनरल की रैंक वाला एक सैनिक खड़ा था, वही जनरल लॉन्ग जिसका उसने जिक्र किया था। श्री वीर चौंक गए। वे जल्दी से खड़े हुए और बोले, जनरल लॉन्ग, आपने यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने का कष्ट किया। ये जनरल लॉन्ग ही वह जनरल था जिसने वीरान की प्रशंसा की थी। वह एक अमानवीय विशेषज्ञ भी था।
वीर के परिवार को वीरान पर भरोसा था क्योंकि जनरल लॉन्ग ने वीरान का समर्थन किया था। वीरान ने कहा कि आपके परिवार को कुछ छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसका झाओ डोंगशेंग से कुछ लेना देना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यात्रा क्यों नहीं कर सकता? झाओ डोंगशेंग, अगर आप लोगों पर सामान्य रूप से अत्याचार करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन क्या आप अमानवीय समझौते का उल्लंघन करने का इरादा रखते हैं? जनरल लॉन्ग को देखकर झाओ डोंगशेंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन फिर भी वह ठंडी सांसें लेता रहा। जनरल लॉन्ग, ये सेना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है न? ऐसा कैसे नहीं है? वीरान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और वीर परिवार सेना के एक सदस्य का परिवार है। यहाँ तक कि सर्वोच्च सैन्य परिषद भी इस बात को अनदेखा नहीं करेगी कि आप जैसा अमानवीय व्यक्ति सेना के परिवार पर अत्याचार कर रहा है। अध्याय 10 छूट गया। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। झाओ परिवार के विला में डोंगहाई समूह के अध्यक्ष और पिंग के पिता बेइशेंग के चेहरे पर उदासी थी। वह डोंगशेंग से पूछे बिना नहीं रह सके, भाई क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? झाओ पिंग मेरा इकलौता बेटा और आपका इकलौता भतीजा है। भले ही वह बेकार हो, लेकिन वह अभी भी झाओ परिवार की वंशावली का हिस्सा है। अब जब पिंग अपंग हो गया है तो क्या झाओ परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी? झाओ बेइशेंग बहुत उत्तेजित था। हालांकि उसका बेटा झाओ पिंग अब खतरे में नहीं था, लेकिन उसका महत्वपूर्ण अंग अपंग हो गया था। झाओ पिंग उसका इकलौता बेटा था, वह कैसे नाराज नहीं हो सकता था? डोंगशेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे झाओ पिंग को ठीक से अनुशासित करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या तुम एक कठिन बाधा में फंस गए हो? सच कहूं तो जनरल लॉन्ग सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वे लिन परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं तो मैं वास्तव में लिन परिवार का कुछ नहीं कर सकता। बड़े भाई, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? बेशक, दूसरे तरीके भी हैं। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपका ईस्ट सी कॉर्पोरेशन सिर्फ दिखावे के लिए है? मैंने अमानवीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं सामान्य लोगों पर लापरवाही से हमला नहीं कर सकता। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं उसे आसानी से मार सकता था और कोई भी मेरा सामना नहीं करता, लेकिन लिन परिवार की पृष्ठभूमि सैन्य है। ये परेशानी भरा होगा। हालांकि आपका ईस्ट सी कॉर्पोरेशन अपनी पूरी कोशिश कर सकता है और लिन कॉर्पोरेशन को दबाने के लिए समाज के सभी संसाधनों को जुटा सकता है। बड़े भाई, लिन कॉर्पोरेशन का आकार बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मेरे ईस्ट सी कॉर्पोरेशन पर अकेले भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे होते हुए तुम एक साधारण लिन कॉर्पोरेशन से क्यों डरोगे? चिंता मत करो, मैं कुछ दोस्तों को बता दूंगा। जब समय आएगा तो वे व्यापार के क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करेंगे। याद रखो, तुम केवल खुले तौर पर ही काम कर सकते हो। तुम कोई भी छुपे हुए तरीके नहीं अपना सकते। अकेले में लिन परिवार के लिए परेशानी खड़ी करना तो दूर की बात है। क्या तुम समझ रहे हो? जब तक तुम व्यापार में लिन कॉर्पोरेशन को खुले तौर पर हरा सकते हो, लिन कॉर्पोरेशन के बिना क्या लिन परिवार तुम्हारी दया पर नहीं होगा? जहां तक झाओ पिंग की चोटों का सवाल है, मैं आउटलैंड जाऊंगा और कोई उपाय सोचूंगा। अगर मैं यूरलंगगुर का खून प्राप्त कर सकूं और झाओ पिंग को उसे पिला सकूं, तो उसकी चोटें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी और झाओ परिवार की वंशावली समाप्त नहीं होगी। सचमुच चिंता मत करो बड़े भाई, मैं लिन कॉर्पोरेशन को रोकने के लिए ईस्ट सी कॉर्पोरेशन का उपयोग जरूर करूंगा। ठीक है, मैं वास्तव में कुछ मिशनों को अंजाम दे रहा हूं। अब जब मैंने यह मामला सुलझा लिया है तो मुझे तुरंत वापस जाना होगा। भविष्य में झाओ पिंग को ठीक से नियंत्रित करना होगा। अभी ये सिर्फ जनरल लॉन्ग के शामिल होने का मामला है। अगर वह भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाता है जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए, तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। हाँ, मैं झाओ पिंग को जरूर रोकूंगा। बड़े भाई, चिंता मत करो। ये कहने के बाद डोंगशेंग झाओ परिवार के विला से चले गए। हालांकि झाओ बेइशिंग की आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। झाओ परिवार के साथ मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। वीर ने कुछ अफवाहें भी सुनी थीं कि झाओ परिवार का ईस्ट सी कॉर्पोरेशन लिन कॉर्पोरेशन को दबाने के लिए अन्य समूहों के साथ सहयोग कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उनके सबसे बड़े भाई और उनके पिता कहीं नजर नहीं आए। हालांकि लिन कॉर्पोरेशन शक्तिशाली था, लेकिन जब ईस्ट सी कॉर्पोरेशन ने पूरी ताकत से दमन का सामना किया तो वे बहुत दबाव में थे। हालांकि वीर इन मामलों में मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका। वह केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था, और वह भी उन्माद में। इस बार उसने दो अमानवीय विशेषज्ञों झाओ डोंगशेंग और जनरल लॉन्ग की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था, विशेष रूप से डोंगशेंग, जिसने अपनी अमानवीय पहचान के दम पर लिन परिवार को लगभग गिरा दिया था। समस्या यही थी, उसने केवल 2 जीनों का ही सम्मिलन किया था। भविष्य में जब वह 3, 4 या उससे अधिक जीनों का सम्मिलन करेगा तो क्या होगा? वीर इस समस्या को हल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे विश्वास था कि इसका संबंध मार्शल आर्ट से है। मार्शल आर्ट शरीर की सभी ताकतों को इकट्ठा कर अधिकतम स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है।
हालांकि वीर के पास मार्शल आर्ट की सीमित जानकारी थी। उसके लिए ऐसी कोई उपयुक्त तकनीक नहीं थी जो उसकी अनूठी क्षमता को बढ़ावा दे सके। गहन मार्शल आर्ट केवल सरकार, सेना, कुलीन परिवारों, उच्च स्तरीय योद्धाओं, संप्रदायों या प्रमुख अकादमियों के पास ही उपलब्ध थीं। भले ही लिन कॉर्पोरेशन बहुत अमीर था, पर इस स्तर की मार्शल आर्ट खरीदना असंभव था। इस दौरान वीर ने अपने भविष्य के मार्ग पर गहराई से विचार किया। भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगला दिन सप्ताहांत था। कियान की आवाज में झिझक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन रुक रही हो। कियान, क्या बात है? साफ साफ कहो। कियान थोड़ी झिझकी, फिर बोली, भाई बहन चेन सेंट्रल सी। अध्याय 11, मध्य सागर से प्रस्थान। कंचन ने अंत में वहां से निकलकर पोला अकादमी में प्रवेश लिया। इस मामले ने मार्शल आर्ट क्लब में हलचल मचा दी। आखिरकार पोला अकादमी दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल अकादमियों में से एक थी। पोला अकादमी द्वारा स्वीकार किए जाने का मतलब था कि किसी का भविष्य असीमित था। जहां तक कियान का सवाल है, वीर उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। वीर परिवार ने कुछ चालें चली और कियान को स्कूल से निकाल दिया गया। बस कारण नहीं बताया गया। हालांकि कियान को इसका कारण साफ पता था। नाराज लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ, उसके पास सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कंचन के चले जाने के बाद वीर और भी अधिक मौन हो गया। इसलिए उसने उन्माद में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात थी कि मार्शल आर्ट क्लब के बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। उन्होंने वीर परिवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने पिता से विभिन्न चैनलों से कुछ मार्शल आर्ट खरीदने के लिए कहा। वे भी बहुत उपयोगी नहीं लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश वाइल्ड बोवाइन की ताकत के समान थे और केवल बहुत ही साधारण मार्शल आर्ट थे। वीर अधिक उन्नत मार्शल आर्ट प्राप्त करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। यह कोई अजीब बीमारी नहीं थी, बल्कि आनुवंशिक समलन की समस्या था। ऐसा नहीं था कि उसकी आनुवंशिकी नष्ट हो गई थी। ये सिर्फ इतना था कि वीर को लगा कि उसके पास नियंत्रण की कमी है। इसे सरल शब्दों में कहें तो वह अपने शरीर की सारी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अन्यथा उसके पास 2 प्रकार के भयानक जानवर जीनों का संयोजन होने के कारण उसकी कच्ची शक्ति का केवल 2 टन होना असंभव होना चाहिए। इसके अलावा उनकी गति और शारीरिक बनावट भी बहुत मजबूत थी, लेकिन वे इन खूबियों का लाभ उठाने में असमर्थ लग रहे थे। ये निस्संदेह उनके शरीर की समस्या थी। वे अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे। इसलिए वीर को डर था कि अगर वह जीन को फ्यूज करना जारी रखेगा तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसने और जीन को फ्यूज करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसे उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करके और लगातार प्रशिक्षण लेकर वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेगा। उन्मादी प्रशिक्षण के इस दौर का कुछ असर तो हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। वीर ने इंटरनेट पर पाया कि कुछ गहन मार्शल आर्ट हैं जो शरीर की समझ और नियंत्रण को मजबूत कर सकते हैं। दुर्भाग्य से गहन मार्शल आर्ट केवल सरकार, सेना, अकादमियों और कुछ बड़े वित्तीय समूहों या परिवारों जैसी शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। कंचन हमेशा से पोला अकादमी में प्रवेश करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पोला अकादमी में सभी तरह की गहन मार्शल आर्ट मौजूद थी और इसने कई अमानवीय विशेषज्ञों को जन्म दिया था। यही कारण था कि ये दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक बन सकी। वीर ने इस बारे में बहुत सोचा। उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलने का निश्चय कर लिया था। सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी में रहना समय की बर्बादी होगी, इसलिए उसे निर्णय लेना पड़ा। रात को वीर घर लौट आया। पिछले कुछ दिनों से उसके सबसे बड़े भाई और पिता बहुत व्यस्त थे। वे हर दिन घर लौटने से पहले बहुत देर तक काम करते थे। पिताजी, क्या निगम ठीक है? वीर ने चिंतित होकर पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ईस्ट सी कॉर्पोरेशन ने हमारे वीर कॉर्पोरेशन के कुछ व्यवसायों को दबाने के लिए कुछ अन्य कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया है। हमें कुछ घाटा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे वीर कॉर्पोरेशन की नींव को हिलाया नहीं है। मेरे पास अन्य प्रतिभाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं इतने सालों से व्यवसाय की दुनिया में हूं, कुछ भी नहीं से कॉर्पोरेशन की स्थापना की और अनगिनत व्यावसायिक युद्ध लड़े। मैं ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से क्यों डरूंगा? शियोंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वीर ने शियोंग को हर दिन जल्दी निकलते और देर से लौटते देखा। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बूढ़ा हो गया है। जाहिर है, वीर कॉर्पोरेशन पर दबाव भी बहुत ज्यादा था, खास तौर पर तब जब यह एक दीर्घकालिक वाणिज्यिक युद्ध था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे रातों रात हल किया जा सके। एक बार जब वे संकट में पड़ गए तो यह मुश्किल हो जाएगा। विशाल वीर कॉर्पोरेशन भी ढह सकता है। वैसे फैंगर, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वीर ने अपना चश्मा ठीक किया और वीर की ओर देखा। हाँ पापा, मैं हाल ही में बहुत सोच रहा हूँ। मैं सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। मैं मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। वीर ने अपने फैसले के बारे में बताया। यह अंतिम फैसला था जो उसने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया था। स्कूल छोड़ना एक बड़ी बात थी, लेकिन जियोनग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ।
उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था। वीर, क्या तुमने मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाने के बारे में सोचा है? मैंने इस पर गहराई से सोचा है। अभी मुझे शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे अमानवीय विशेषज्ञ हों जिन्होंने आनुवंशिक लॉक को तोड़ा हो। इसके अलावा गहन मार्शल आर्ट के संसाधन आवश्यक हैं। केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं और मेरे लिए उपयुक्त हैं जो दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमी हैं। वीर ने पहले ही इस बारे में स्पष्ट रूप से सोच लिया था। दुनिया की 3 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में नामांकन के लिए सभी की अलग अलग आवश्यकताएं थीं। पोलर अकादमी में नामांकन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक कोई मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है तब तक आम लोगों को भी प्रवेश मिल सकता है। पोलर अकादमी मूल रूप से वीर की पहली पसंद थी, लेकिन पोलर अकादमी ने केवल 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही प्रवेश दिया जिन्होंने ग्रेड 4 पेशेवर मार्शल कलाकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वीर में एक पेशेवर मार्शल कलाकार की ताकत थी, लेकिन वह इस साल पहले से ही 20 साल का था और पोलर अकादमी की आयु सीमा को पार कर गया था। पोलर अकादमी के अलावा शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में सेंचुरी अकादमी और मायरीड अकादमी भी शामिल थीं। सेंचुरी अकादमी में लगभग कोई बाहरी नामांकन नहीं था क्योंकि इसे सेना और सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये केवल सेना या देश की कुछ विशेष प्रतिभाओं के लिए खुला था। भविष्य में उनके दूसरे भाई कंचन को वास्तव में सेना के माध्यम से सेंचुरी अकादमी में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। अब सिर्फ मायरीड अकादमी ही बची थी। मायरीड अकादमी के लिए भर्ती का मानदंड बहुत सरल था और वह था पैसा। हर छात्र को मायरीड अकादमी में प्रवेश के लिए सिर्फ 1 बिलियन युआन ट्यूशन फीस देनी थी। इसलिए मायरीड अकादमी मूल रूप से एक ऐसी जगह थी जहां केवल अमीर टाइकून और धनी समूहों के वंशज ही प्रवेश कर सकते थे। यह एकमात्र अकादमी भी थी जहां वीर प्रवेश कर सकता था। दुर्भाग्य से 1 अरब की ट्यूशन फीस बहुत बड़ी थी। वीर केवल अपने परिवार से मदद मांग सकता था। वीर ने कुछ नहीं कहा और माहौल थोड़ा शांत था। परिवार पहले से ही वर्तमान में एक मुश्किल स्थिति में था। कॉरपोरेशन को ईस्ट सी कॉरपोरेशन द्वारा दबाया जा रहा था और पूंजी का हर टुकड़ा इस समय महत्वपूर्ण था। वीर, इसे देखो। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। इस संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से महिला अमीर बन गई। अचानक जियोनग ने कुछ ऐसा निकाला जो एक सर्टिफिकेट जैसा दिख रहा था। वीर ने उसे लिया और उसे देखा। फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई और वह कठोर हो गया। मायरीड अकादमी के लिए स्वीकृति पत्र। यह मायरीड अकादमी के लिए स्वीकृति पत्र था। समय ठीक 1 सप्ताह पहले का था। पिताजी, आप। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। इस समय उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। चाहे कुछ भी हो, परिवार तो परिवार ही होता है। जियोनग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 1 बिलियन है। भले ही निगम अभी मुश्किल में हो, हम 1 बिलियन का खर्च उठा सकते हैं। चूंकि आपने मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाने का दृढ़ निश्चय किया है, इसलिए पूरा परिवार आपका पूरा समर्थन करेगा। इस प्रवेश पत्र के साथ आप इस वर्ष के भीतर किसी भी समय मायरीड अकादमी में रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ एक कार्ड भी है जिसके अंदर 10 मिलियन हैं। भविष्य में मैं आपके जीवन यापन के खर्च के रूप में हर महीने इसमें 1 मिलियन ट्रांसफर करूंगा। पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा है। यह ज्यादा नहीं है। मैं मायरीड अकादमी की स्थिति के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। वहाँ हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। पैसे के बिना आप मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं। यह अफसोस की बात है, अगर ईस्ट सी कॉरपोरेशन में हुई घटना न होती तो मैं आपको ज्यादा सहायता दे सकता था, लेकिन अब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जियोनग वास्तव में बहुत संतुष्ट था। वीर की अजीब बीमारी हमेशा उसके दिल में भारी बोझ रही थी। अतीत में वीर उदास था और मार्शल आर्ट में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि वीर कदम दर कदम मौत के करीब पहुंच रहा था। अब वीर एक कदम आगे बढ़ सकता है, भले ही वह सफल हो या न हो। जियोनग बहुत खुश था। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। 3 साल में मैं निश्चित रूप से आनुवंशिक ताला तोड़कर अमानवीय अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। वीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। यह उसका अपने परिवार से किया गया वादा था और यह उसके दिल की गहराइयों से निकली चीख थी। वीर, जब तुम मायरीड अकादमी में जाओगी तो तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे या अपनी माँ को फोन करो। याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास हम और ये परिवार है। वीर ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इसके बाद वीर ने निकासी प्रक्रियाएं पूरी की और अपने परिवार के साथ एक और सप्ताह बिताया। 1 हफ्ते बाद वीर अपने परिवार को विदा करने के लिए नहीं बुला पाया। इसके बजाय वह अकेले ही हाई स्पीड रेलवे स्टेशन चला गया। अलविदा सेंट्रल सी। वीर खिड़की के पास एक सीट पर बैठा था। उसके दिमाग में यादें उभरने लगी, परिचित लोग, परिचित दृश्य, परिचित कहानियां। ये यात्रा उसे नई जिंदगी दे सकती है या यह उसका अंत भी हो सकता है।